गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जीव विज्ञान की उस जादुई और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं जो पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता का आधार है, सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। आज हम देखेंगे कि कैसे एक कोशिका खुद को विभाजित करती है और जीवन को आगे बढ़ाती है। लेकिन इस प्रक्रिया की गहराई में उतरने से पहले आइए इतिहास के एक ऐसे क्रांतिकारी पन्ने को पलटते हैं जिसने इंसानी सोच की दिशा ही बदल दी थी। साल 1855 ईस्वी तक वैज्ञानिकों के बीच यह बहुत बड़ी पहेली थी कि आखिर नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कैसे होती है। उस समय तक दुनिया में स्वतः जननवाद, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का सिद्धांत बहुत ही मशहूर था, काफी प्रचलित था। उस सिद्धांत के अनुसार माना जाता था कि जीवन या नई कोशिकाएं हवा, पानी या किसी भी तरल पदार्थ से अचानक बस यूं ही पैदा हो जाते हैं, यानी किसी भी जीवित कोशिका के बिना ही जीवन अस्तित्व में आ जाता है। इसी अंधविश्वास को दूर करने के लिए सन 1855 ईस्वी में एक महान वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने अपनी तार्किक सोच से इस सदियों पुराने अंधविश्वास का अंत किया और एक ऐसा शाश्वत सत्य सबके सामने रखा कि जिसने जीव विज्ञान की दुनिया की दिशा ही परिवर्तित कर दी थी। उन्होंने लैटिन भाषा में एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्यांश कहा था, ओमनिस सेलुलाई सेलुला, जिसका सीधा और सरल अर्थ है कि प्रत्येक नई कोशिका अपनी पूर्ववर्ती यानी पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से ही बनी होती है। यानी वो अचानक से हवा, मिट्टी और किसी भी तरल पदार्थ से पैदा नहीं होती है, बल्कि कोशिका खुद विभाजित होकर के नई कोशिकाएं बनाती है। इस तरह से जीवन का निर्माण होता है। बिरजू साहब की यह बात सुन करके हमारे मन में यह बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कोशिका विभाजित होना ही क्यों चाहती है। आखिर उस कोशिका के भीतर ऐसी क्या परेशानी खड़ी हो जाती है कि उसको मजबूरन विभाजित ही होना पड़ता है। अगर हम बाहर से देखें तो इस प्रकृति में जीवन को चलाए रखने के लिए कोशिका को 3 बड़े काम करने होते हैं, जिसके लिए कोशिका को विभाजित होना बेहद जरूरी है। वो 3 काम कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1, वृद्धि और विकास। हम सभी एक कोशिका के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, यानी जाइगोट के रूप में, और हम अरबों खरबों कोशिकाओं वाले वयस्क बन जाते हैं। इसका अर्थ यही है कि वृद्धि और विकास के लिए कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। नंबर 2, मरम्मत, रिपेयर। हमारे शरीर में प्रत्येक क्षण कोशिकाएं मरती रहती हैं या चोट लगने से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। जब हमारे शरीर में कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या मर जाती हैं तो उनको हटा दिया जाता है और वहां पर खाली स्थान बन जाते हैं। उस खाली स्थान के चारों ओर जो कोशिकाएं हैं पड़ोस की, वो विभाजित होकर के नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और उस खाली स्थान को या फिर उस घाव को भर देती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मरम्मत के लिए कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। नंबर 3, रिप्रोडक्शन, प्रजनन। जीवन की निरंतरता के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव अमीबा हो या फिर बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य हो। अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिका विभाजन का ही सहारा लेती है। ये जो तीनों आवश्यकता हैं ये दुनिया को बाहर से दिखाई देती हैं, लेकिन मैं अब आपको वास्तविक सच बताती हूँ कि आखिर खुद उस बेचारी अकेली कोशिका के अंदर ऐसी क्या परेशानी खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से उसे मजबूरन विभाजित ही होना पड़ता है। इसे आप एक बड़े संयुक्त परिवार की कहानी से समझिए। मान लीजिए एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है। पहले बच्चे हुए, बच्चों के विवाह हुए, विवाह होने के बाद में फिर उनके बच्चे हुए। अब परिवार काफी बड़ा हो गया है। अब उस घर के जो दादाजी हैं या उस घर के जो मुख्य मुखिया हैं, अब उनका ना तो पहले जैसा नियंत्रण रहा है ना ही अनुशासन, क्योंकि अब परिवार काफी बड़ा हो गया है। अब उस घर के प्रत्येक कोने में हलचल मची हुई है और खींचातानी मची हुई है। ऐसी स्थिति में उन दादाजी का या फिर उस घर के मुख्य मुखिया का क्या कर्तव्य है? वो कहते हैं कि इस घर की शांति और अनुशासन को वापस लाने के लिए भैया इस बड़े घर को 2 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। आधा हिस्सा आप संभालो और आधा हिस्सा आप संभालो। यानी उन दादाजी ने उस घर के 2 नए मुखिया बना दिए। जब उन्होंने उस घर के 2 मुखिया बना दिए तो उस घर में अब
शांति और अनुशासन फिर से कायम हो जाएगा। ठीक यही आंतरिक मजबूरी कोशिका की भी होती है। जब कोशिका पोषण पाकर के आकार में बहुत बड़ी हो जाती है तो वह अपने साम्राज्य का यानी साइटोप्लाज्म का काफी विस्तार कर लेती है। अब उसका जो मुखिया है यानी केंद्रक, उसकी पकड़ कम हो जाती है, यानी जो एक अकेला जो केंद्रक है वो इतने बड़े साम्राज्य पर जो साइटोप्लाज्म है उसको मेंटेन और मैनेज नहीं कर पाता है। अनुशासन टूटने लगता है और अंदर काम बिगड़ने लगते हैं। इसी परेशानी और अशांति की वजह से कोशिका अपने अस्तित्व में पुनः शांति और नियंत्रण लाने के लिए यानी अनुशासन और नियंत्रण लाने के लिए ही अपने केंद्रक का विभाजन करती है और दो केंद्रक बना देती है। इस तरह से कोशिका विभाजित हो जाती है, यानी एक कोशिका विभाजित होकर के दो नई कोशिकाओं को जन्म देती है। क्या आपको लगता है कि एक कोशिका अचानक से बस ऐसे ही एकदम से टूट करके दो भागों में विभाजित हो जाती है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के लिए यानी 15 अगस्त के कार्यक्रम के लिए बच्चे हफ्तों पहले परेड की रिहर्सल करते हैं, डांस की रिहर्सल करते हैं और प्रांगण की साफ सफाई करते हैं, कुर्सी मेज और झंडे एकत्रित करते हैं, कोई देशभक्ति गीत को याद करता है। बिल्कुल वैसे ही कोशिका विभाजित होने से पहले एक बहुत लंबी और बड़ी तैयारी करती है। इसी तैयारी को इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज कोशिका चक्र का एक अहम हिस्सा है। तो ध्यान दीजिए, जो इंटरफेज है ये 3 चरणों में पूरा होती है। कोशिका विभाजन से पहले कोशिका अपनी तैयारी 3 चरणों में पूरा करती है। इंटरफेज। नंबर 1 जीवन फेज, इसको गैप फेज भी बोलते हैं। यह तैयारी का सबसे लंबा कदम है। इसमें कोशिका अपना आकार बढ़ाती है और जरूरी प्रोटीन, आरएनए और ऊर्जा को एकत्रित कर लेती है। इसमें कोशिका अपना आकार बढ़ा लेती है। जरूरी प्रोटीन, आरएनए और ऊर्जा को एकत्रित कर लेती है। ये जो ऊर्जा है ये कहाँ से आती है? क्योंकि साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है और उसी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के तहत एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये ऊर्जा वहीं से आती है। ओके। नंबर 2 एस फेज, इसे सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। ओके। सिंथेसिस फेज इंटरफेज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, यानी डीएनए का रेप्लिकेशन इसमें होता है। जब डीएनए अपनी फोटोकॉपी बना लेता है
फोटोकॉपी का मतलब हूबहू नकल कर लेता है, तो उसको डीएनए का रेप्लिकेशन कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, ये कोशिका विभाजन से पहले इंटरफेज में होता है। ओके। आखिर कोशिका डीएनए का रेप्लिकेशन या उसका डुप्लीकेशन क्यों करती है? ताकि जब कोशिका बटे यानी दो हिस्सों में विभाजित हो, तो उन दोनों बनी हुई नई कोशिकाओं के पास में बराबर जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। यानी उनके पास में जो आनुवंशिक जानकारी है वो दोनों के पास कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। नंबर 3, G2 फेज। इसमें कोशिका चेक करती है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है वो ठीक प्रकार से हुआ है या नहीं हुआ है। यानी जो डीएनए ने जो अपनी जो फोटोकॉपी तैयार करी है वो बिल्कुल ठीक है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। और विभाजित होने से पहले वो आवश्यक ऊर्जा को इकट्ठा कर लेती है। ये ऊर्जा भी कहाँ से आती है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया से ही आती है। ओके। जैसे यहाँ पे ये ऊर्जा आ रही है एटीपी से ही आ रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीडेशन से ही आ रही है। बिल्कुल G2 फेज में भी जो एनर्जी है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीडेशन से ही आती है। G2 फेज। यह इंटरफेज का आखिरी चरण है। नंबर 2, इसमें कोशिका डीएनए की कॉपी को चेक करती है। और विभाजित होने के लिए जो उसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उस आखिरी ऊर्जा को वो एकत्रित कर लेती है। ये अभी हमने जो जाना ये कोशिका विभाजन से पहले की तैयारी है यानी इंटरफेज है। तो कोशिका अपने जीवन काल का लगभग 95% समय किसमें बिता देती है? इंटरफेज में व्यतीत कर देती है। तो अब जान लेते हैं विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 असूत्री विभाजन, नंबर 2 समसूत्री विभाजन, नंबर 3 अर्धसूत्री विभाजन और नंबर 4 मुक्त केंद्रक विभाजन, नंबर 5 मुकुलन।
तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं असूत्री विभाजन। यानी एमाइटोसिस। असूत्री विभाजन बहुत ही सरल प्रक्रिया है। यह अमीबा और बैक्टीरिया जैसे सरल जीवों में पाया जाने वाला विभाजन है। तो ये कौन से जीवों में पाया जाता है? अमीबा और बैक्टीरिया जैसे सरल जीवों में पाया जाता है। इस विभाजन की 3 विशेषताएं हैं। जैसे यह एक सीधा साधा बंटवारा है। सीधा बंटवारा का तात्पर्य है कि इसमें जो केंद्रक है वो बीच से खिंच करके लंबा हो जाता है और वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यानी अब एक कोशिका के पास में 2 केंद्रक हो जाते हैं। एक ही घर में 2 मुखिया बन जाते हैं और एक ही घर में 2 मुखिया का क्या काम? इसीलिए जो कोशिका है वो भी बीच से पिचक करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और इस तरह से एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है। नंबर 2, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो केंद्रक कला है, वो सुरक्षित रहती है। केंद्रक कला सुरक्षित रहती है। अब देखो मैंने यहाँ पर बैक्टीरिया और अमीबा 2 जीवों का नाम लिया है। जो बैक्टीरिया है वो प्रोकैरियोटिक जीव है। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पाई ही नहीं जाती है। तो इसका मतलब मैं ये बात किसके लिए कह रही हूँ? अमीबा के लिए। क्योंकि अमीबा एक सरल यूकैरियोटिक जीव है और जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं उन सभी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कैसी रहती है? इनमें सुरक्षित रहती है, यानी वो गायब नहीं होती है। नंबर 3, नो स्पिंडल फाइबर्स। इसका मतलब इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो नहीं बनते हैं। ओके। इसमें स्पिंडल फाइबर से नहीं बनते हैं। जब हम बात कर रहे हैं असूत्री विभाजन की, असूत्री विभाजन वाले जो सरल जीव हैं उनमें सेंट्रोसोम जैसी जटिल मशीनों का अभाव पाया जाता है। क्योंकि इन जीवों में जो डीएनए है वो उलझे हुए जाल की तरह पाया जाता है। इसीलिए जो गुणसूत्र हैं वो कंडेंस्ड होकर के स्पष्ट हो ही नहीं पाते, जिन्हें खींचकर अलग करने की आवश्यकता हो। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनका यही तो काम है कि वो गुणसूत्रों को खींच करके अलग कर देते हैं। क्योंकि वहां पर आवश्यकता ही नहीं है उन गुणसूत्रों को खींचकर अलग करने की, इसीलिए जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनका भी फॉर्मेशन नहीं होता है। जब स्पिंडल फाइबर्स की वहां पर जरूरत है ही नहीं तो फिर सेंट्रोसोम जैसी जटिल मशीनों का वहां पर क्या काम? क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन कौन करता है? सेंट्रोसोम। जब वहां पर स्पिंडल फाइबर की आवश्यकता ही नहीं है तो फिर वहां पर सेंट्रोसोम भी नहीं पाया जाता। ओके। असूत्री विभाजन को असमान बंटवारा भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें कभी कभी दोनों नई बनी कोशिकाओं के पास में पूरी तरह से बराबर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, यानी उनको बराबर बराबर मात्रा में जेनेटिक मटेरियल प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब यही है कि जो डीएनए है वो पूरी तरह से 50-50% डिवाइड नहीं हुआ है। यह एकदम सीधा साधा बंटवारा है बिना तामझाम के। चलिए देख लेते हैं कि जो अमीबा है उसमें
जो असूत्री विभाजन है ये कैसे होता है। ओके, ये अमीबा है। ओके, कोई भी सेल डिवाइड होना क्यों चाहती है कि जब उसका जो केंद्रक है उसका नियंत्रण उस कोशिका से खोने लग जाता है, यानी उस कोशिका पर वो पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख पाता है, यानी वो कोशिका कैसी हो गई, अब बड़ी हो चुकी है। ओके, जो अमीबा है, अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको, ये सीधा साधा बंटवारा है, इसमें जो केंद्रक है वो बीच से खिंच करके लंबा हो जाता है। ओके, जब बीच से खिंच करके लंबा हो जाता है तो वो दो जो न्यूक्लियस हैं उसके अंदर बन जाते हैं, यानी वो कितने केंद्र, उसका जो एक केंद्रक था वो कितने केंद्रक में डिवाइड हो गया है, अब दो केंद्रक में वो डिवाइड हो जाता है। ओके, जब केंद्रक टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो जो कोशिका है वो भी बीच से पिचक करके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार से एक अमीबा से दो अमीबा का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी एक कोशिका से दो कोशिका का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को बाइनरी फिजन भी बोलते हैं, जिसे मैं जब रिप्रोडक्शन पढ़ा रही होंगी तब मैं आपको बताऊंगी। परंतु साथ ही आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो असूत्री विभाजन है वह सीधा साधा बेशक है, लेकिन यह बहुत ही अनियंत्रित और लापरवाही से भरा हुआ होता है। इसीलिए असूत्री विभाजन आमतौर पर जो विकसित यूकैरियोटिक जीव हैं उनकी कोशिकाओं में देखने को नहीं पाया जाता है। यदि असूत्री विभाजन जो विकसित यूकैरियोटिक जीव है जैसे मनुष्य, अगर उसकी कोशिकाओं में देखने को पाया जा रहा है तो यह निश्चित ही किसी घातक बीमारी का सूचक होता है, जैसे कैंसर। तो जो विकसित यूकैरियोटिक जीव हैं उनकी कोशिकाओं को डिवाइड होने के लिए एक बहुत ही विशेष और अनुशासित प्रोसेस की आवश्यकता होती है, जिसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समसूत्री विभाजन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए सटीकता से यानी 50-50% डिवाइड हो जाता है। तो इस समसूत्री विभाजन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों असूत्री विभाजन बस यही है, प्रकृति का सबसे सीधा और सुंदर रूप। चलते चलते बस यही कहना चाहूंगी, न कोई बंधन न धागों का जाल चाहिए, सृजन की सादगी में सीधा कमाल चाहिए। खींच काया बीच से दो नई कोशिका देता हूँ, मैं असूत्री विभाजन हूँ, मौन रहकर नया जीवन रच देता हूँ। मैं अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ में विराम लेती हूँ। आप यूं ही बने रहिए अपनी सच्ची और प्यारी सहेलियों यानी पुस्तकों के खूबसूरत संसार में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।